हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। एंड आज की जो हमारी क्लास है वह बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है बिकॉज आज की जो हमारी क्लास है एनटीपीसी रेलवे बैच की सबसे पहली क्लास है और इस बैच का नाम है सफलता एक्सप्रेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सफलता एक्सप्रेस। बेसिकली ये बैच डिज़ाइन किया गया है एनटीपीसी रेलवे का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसे टारगेट करने के लिए। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटी से कंटेक्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी को मिलके हम यहाँ पे साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो बैच है और ये जो सारी क्लासेस हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हमारा जो बैच है इसका नाम है सफलता एक्सप्रेस। एंड उम्मीद करती हूँ इस सफलता एक्सप्रेस के साथ आपका जो नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वो होगा आपकी ड्रीम रेलवे जॉब। तो यहाँ पे सफलता एक्सप्रेस को फॉलो करेंगे अगर आप सफलता एक्सप्रेस के साथ इस सफ़र में आप हमारे साथ यदि चलेंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो डेफिनेटली आपकी ड्रीम जॉब होने वाला है जो कि आपकी रेलवे की जॉब है, राइट। अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो ड्रीम जॉब है वो रेलवे की जॉब है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे सफ़र में हम लोग साथ में पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जो PYQs हैं जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में फिर से रिपीट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड पॉलिटी के कंटेक्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं उन्हें समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे रिलेटेड चीज़ें जो एग्ज़ाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आने वाली है या फिर जिनकी चांसेस है हमारे एग्जामिनेशन में आने के, उन सारी ही बातों को हम इस बैच में, इस पर्टिकुलर क्लास में और आने वाली अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी क्लास है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपको इससे कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, साथ ही साथ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप आने वाले एनटीपीसी एग्जामिनेशन में देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी, इसमें हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं एनटीपीसी के लिए, जिनके मोस्ट चांसेस है कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस जो है हम एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर ये क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को समझेंगे कि भाई इन क्वेश्चंस के पीछे का लिटरल मीनिंग क्या होता है। इन सारी ही बातों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है दैट विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट यानी ऐसा कौन सा भाग है जो कि फंडामेंटल राइट्स से डील करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की बातें करता है। तो पहला ऑप्शन है पार्ट 3, दूसरा ऑप्शन है पार्ट 4, तीसरा ऑप्शन है पार्ट 5 और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है पार्ट 2। तो यदि मैं बात करूँ इस सवाल की तो इसका सही जवाब होगा पार्ट 3। हमारे संविधान का पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है कि हमारे देश के नागरिकों के पास, हमारे देश के सिटीजन्स के पास कौन कौन से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या है? पार्ट 3। अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे टोटल 6 देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक देखने को मिलेंगे, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। हमारे देश में, इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके हेड कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं। अब इसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं, हमारे संविधान में वो बॉडीज़ होते हैं जो कि हमारे देश के रूल्स रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। पार्लियामेंट का काम होता है नए नए रूल्स रेगुलेशंस को बनाना। तो पार्लियामेंट क्या हो जाता है, हमारा लेजिस्लेटिव हो जाता है या फिर लेजिस्लेचर का काम करता है। दूसरा हमारे जो बॉडी होती है वो है एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जिन भी रूल्स रेगुलेशंस को या फिर जिन भी लॉ फ्रेमिंग को बनाता है, उन लॉज को, उन रूल्स रेगुलेशंस को देश भर में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री।
यस, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री इसका आंसर होगा। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं। बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो गवर्नमेंट के हेड हैं, तो उनके पास जो कार्यभार होता है वो भी काफ़ी सारा होता है। उस कार्यभार को संभालने के लिए यहाँ पे उन्हें एक ग्रुप ऑफ पीपल दिया जाता है, बहुत सारे लोगों का समूह दिया जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर को उनके कार्यों में असिस्ट करेंगे। उन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और यदि मैं बात करूँ प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल हमें अपने संविधान में देखने को मिलता है, तो वो है आर्टिकल 74। अब मैं बात करूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इन चीज़ों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है, तो आंसर होगा 74। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो जवाब होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और ये सारी ही बातें आर्टिकल 75 में हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है जो यदि आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। हालांकि आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक दो आर्टिकल्स आप देख लीजिए, जैसे कि 74 हुआ जिसमें हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और इन्हें कौन असिस्ट करने वाला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि आर्टिकल 74 में देखने को मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये निकल सकता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू इक्वालिटी गारंटीड। अब हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 14। क्यों होगा चलिए देखते हैं। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो है यहाँ पे इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी हमें प्रदान करता है। वहीं जो आर्टिकल 19 है ये 6 तरीके की फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू रिसाइड पीसफुली इन इंडिया एंड एटसेट्रा। इस तरीके की 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 हमें प्रदान करता है। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, यानी कि जिंदगी जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इंसान नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ की कंप्लेन लेकर जा सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे चारों आर्टिकल्स के प्रोविजंस। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में अगर देखें, जो हमारा क्वेश्चन 3 है, इसमें आपको एक साथ 4 आर्टिकल्स प्रिपेयर हो गए हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 6 तरीके की फ्रीडम्स की बात करता है, आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देन आर्टिकल 32 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। तो एक क्वेश्चन में हमने 4 आर्टिकल्स कितनी आसानी से प्रिपेयर कर लिए। देन हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे सवाल किया गया है कि हमारे देश का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम उम्र यानी कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए जिसके बाद आप हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देखेंगे और इसका आंसर है 35 ईयर्स। अब आप अगर हमारे देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको 35 ईयर्स का होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें आपसे सिर्फ एक ही चीज़ याद रखने को बोली गई है, वो ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज यानी कि कम से कम एज उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आंसर है 35 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हमारे देश का ऐसा कौन सा स्केड्यूल है, हमारे संविधान का ऐसा कौन सा स्केड्यूल है जो कि राज्यसभा में अलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है, मतलब सीट्स के बंटवारे की, यानी कि कितनी सीट्स किस हिसाब से मिलेंगी। सीधी सी बात है, सीट्स के डिवीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। अलोकेशन मतलब बांटे किस तरीके से जाएंगी राज्यसभा की सीट, उसकी बात करता है। ऑप्शन है फर्स्ट स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, सिक्स्थ स्केड्यूल एंड सेवेंथ स्केड्यूल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ स्केड्यूल।
यस, करेक्ट आंसर इज फोर्थ शेड्यूल। देखिए, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है ये यहाँ पे इंडिया की यूनियन और टेरिटरीज की बात करता है। बेसिकली हमें यहाँ पे इंडिया की यूनियन और स्टेट्स के रिगार्डिंग आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा जो सिक्स्थ शेड्यूल है यहाँ पे हमारा स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात, सॉरी, स्केड्यूल ट्राइबल, जो हमारे ट्राइबल एरियाज होते हैं उसके बारे में बात करता है। और जो हमारा सेवन्थ स्केड्यूल होता है ये यहाँ पे एक तरीके से डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। बेसिकली सेवन्थ स्केड्यूल में हमें लिस्ट देखने को मिलती है 3 तरीके की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो हमारा राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स है ना, वो हमें फोर्थ स्केड्यूल में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे Who appoints the Chief Election Commissioner of India? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब यहाँ पे ये सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इलेक्शन कमीशन के हेड होंगे और जो इलेक्शन कमीशन है सारे ही देश के जो मेजर इलेक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़े इलेक्शंस यानी बड़े बड़े चुनाव होते हैं, उन्हें हैंडल करता है। तो भाई इतनी बड़ी जब यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है तो इतनी बड़ी पोस्ट का अपॉइंटमेंट भी तो हाईएस्ट अथॉरिटी ही करेंगे ना। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन? हमारे राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन की, जो कि हमसे पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो कि हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 280, 324, 356 या फिर 368। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होने वाला है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 कैसे? क्योंकि आर्टिकल 280 ही हमें बताता है कि हमारे संविधान में फाइनेंस कमीशन नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहने वाली है जो कि हमारे देश के फाइनेंशियल मैटर्स को लेके गवर्नमेंट को हेल्प करेगी। अब मैं बात करूंगी कि बाकी के जो 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 368, इनमें कौन से प्रोविजंस हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लर्न करते हुए चल रहे हैं ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन को एक बार में प्रिपेयर कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो बाकी के 3 आर्टिकल्स हैं, इसमें आर्टिकल 324 हमसे बोलता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। आर्टिकल 324 हमें बताता है कि हमारे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया जाएगा। देन यहाँ पे आर्टिकल 356 हमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट रूल बेसिकली किसी ऐसे राज्य में लगाया जाता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जहाँ की गवर्नमेंट सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है या फिर जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भंग हो चुकी है। उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर राज्य में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। अब आर्टिकल 368 जो है हमें हमारे संविधान के अमेंडमेंट्स के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि समय पड़ने पे, ज़रूरत आने पे हमारे संविधान को अमेंड किया जा सकता है। हमारे संविधान में जो ज़रूरी बदलाव होते हैं उन्हें लाया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे संविधान में अगर ज़रूरत पड़ती है तो समय आने पर हम बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये प्रोविजंस हमें आर्टिकल 368 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी जो हमारा 8th क्वेश्चन है, ये हमसे पूछता है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का टर्म कितना होता है, मतलब लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। ये सवाल काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में इलेक्शंस कितने सालों में एक बार होते हैं? ऑफ कोर्स 5 सालों में एक बार। अब 5 साल में एक बार इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड भी कितना लेने वाला है लोकसभा? 5 सालों का ही ना। तो बेसिकली आप इतना याद रखिए कि जिस प्रकार इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं वैसे ही लोकसभा भी 5 साल में एक्सपायर हो जाती है। सीधी सी बात है, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 ईयर्स का, क्योंकि उसके बाद तो फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से नए नेता आते हैं, फिर से यहाँ पे वोटिंग होती है। तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होगा, जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 ईयर्स यानी कि 5 सालों का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमसे पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, हमारे
संविधान के पिता फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने हमारे संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे हमारे संविधान का हार्ट और सोल बोला है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 32। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा ना वो होगा आर्टिकल 32, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि किसी भी तरीके से आपका या मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट हार्म पहुंचाया जाता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, उस कंडीशन में आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल को आर्टिकल 32 या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से हम जानते हैं। एंड देन उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है 5 तरीके के रिट्स जो है वो जारी करता है। अब वो कौन 5 तरीके के रिट्स हैं वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझना है कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे संविधान का हार्ट और सोल बोला। तो आंसर है हमारा आर्टिकल नंबर 32, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बाकी के बचे हुए 3 आर्टिकल्स हैं, इनके प्रोविजंस क्या हैं? हालांकि ये अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किए, पर फिर से डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको ये प्रोविजंस इसी क्लास में याद हो जाए और आपको अलग से इन आर्टिकल्स के लिए मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि इन आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। वही आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की फ्रीडम, 6 तरीके की फ्रीडम की बात करता है, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, या फिर फ्रीडम टू रिसाइड पीसफुली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, और भी इस तरीके की कुछ 6 फ्रीडम हमें देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 21 हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये चारों ही आर्टिकल हमने इस क्वेश्चन के थ्रू लर्न कर लिए। उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में जब आप इन आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि इन आर्टिकल्स के प्रोविजंस क्या कहते हैं हमसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारे देश में इमरजेंसी लगाने की बात करता है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के प्रोविजंस हमें प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 360 या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ही आर्टिकल्स। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 352 है ये हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 जो है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, राष्ट्रपति शासन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है हमारा आर्टिकल 360। तो हमारे जो तीनों ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, तीनों ही आर्टिकल्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी के प्रोविजंस हमें प्रदान करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही आर्टिकल्स जो हैं हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी की प्रोविजंस जो है वो प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तीनों ही प्रकार की जो इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं आपको समझ में आए होंगे। आर्टिकल 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 हमारा प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, वहीं आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगी इन तीनों ही आर्टिकल्स से रिलेटेड, वो ये है कि आज तक हमारे देश में आर्टिकल 360 जो है वो कभी अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि आज तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। सुनकर आप सभी को भी खुशी हुई होगी कि हमारे देश में आज तक फाइनेंशियल कभी इतनी बुरी कंडीशन नहीं आई है कि जिससे हमें हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े। नेक्स्ट है आर्टिकल 11, Who has the power to dissolve the लोकसभा। भाई लोकसभा को डिसॉल्व करने का यानी कि लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है, जो पावर है, जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? ऑप्शन है हमारा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं इनके पास ही ये अधिकार होता है कि वो हमारे देश की लोकसभा को भंग कर सकें यानी कि डिसॉल्व कर सकें, क्योंकि जो हमारा लोकसभा है ये पार्लियामेंट का हिस्सा होता है और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं यूनियन के कंटेक्स्ट में, सेंट्रल के कंटेक्स्ट में, पूरे देश के कंटेक्स्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होते
हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो पावर है, ये शक्ति है, ये भी तो उन्हीं के पास होगी ना। तो यदि आपसे कभी ये सवाल आता है कि भाई किसके पास ये अधिकार है कि हमारे देश की लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। भाई राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितने लोग राज्यसभा में रह सकते हैं, मैक्सिमम कितनी सीट्स राज्यसभा में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑप्शन है 238, ऑप्शन है 250, ऑप्शन है 245 या फिर 260। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ना वो हो जाएगा यहाँ पे 250। जो हमारे राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम सीट्स देखने को मिलेंगी, वो होती है 250। हालांकि ये जो सीट्स होती हैं ये दो तरीके से डिवाइड होती है, एक तो इलेक्टेड मेंबर्स की, दूसरी होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। अब यहाँ पे जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 238, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे हमें नॉमिनेटेड मेंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इसका जवाब तो आपको आगे चल के ही मिलेगा कि भाई हमारे राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर 250 हमें देखने को मिला करेक्ट। जो हमारा आंसर है वो है आंसर 250, मतलब हमारी राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम पीपल राज्यसभा में जो हो सकते हैं वो कितने हैं, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है भाई साहब, ऐसे कौन सी पर्सनालिटी है, ऐसे कौन से इंसान हैं जो कि हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। अब यहाँ पे क्या स्पीकर होंगे, क्योंकि स्पीकर तो लोकसभा में होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, यहाँ पे हमारे चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा में, तो स्पीकर तो होने से रहे। अब जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो लोकसभा में रिजाइड करते हैं, इनकी जो सीट होती है तो लोकसभा में देखने को मिलती है। फिर हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये तो ऑलरेडी पूरे देश का कार्यभार संभालते हैं, तो पार्लियामेंट का हिस्सा ऑलरेडी है। पार्लियामेंट जो है हमारा किससे बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा, तीनों को मिला के ही तो पार्लियामेंट बनता है ना। तो ये तो ऑलरेडी पार्लियामेंट का हिस्सा है भाई, तो ये तो हो नहीं सकते। तो फिर अब कौन सा ऑप्शन बचा, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब आंसर हमारा होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, यही हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, मतलब छुआछूत को एक तरीके से ख़त्म करने की बातें करता है कि हमारे समाज में छुआछूत को किसी भी प्रकार से प्रमोट नहीं किया जाएगा और छुआछूत को बिल्कुल हर तरीके से ख़त्म किया जाएगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो क्या वो आर्टिकल 14 है, 15 है, 17 है या फिर 19 है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं 2 बार। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 6 तरीके की फ्रीडम प्रदान करता है। तो बचा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 15 और 17 में से आंसर क्या होने वाला है, हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो है यहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। तो भाई फिर आर्टिकल 15 क्या बताता है हमें, आर्टिकल 15 हमें बताता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आर्टिकल 15 हमारे देश के सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के अगेंस्ट में राइट प्रदान करता है कि भाई यदि किसी, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि कोई भी आपको आपके रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता आपके साथ। वही हमारा जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की नज़रों में हमारे देश का हर नागरिक, हर सिटीजन क्या है, बराबर है। देन इसके बाद हमने आर्टिकल 19 की तो ऑलरेडी 2-3 बार बात कर ही ली है। 6 तरीके की फंडामेंटल फ्रीडम्स यानी कि आज़ादी आर्टिकल 19 हमें प्रदान करता है। उम्मीद करती हूँ ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा इससे आपको फिर से कुछ आर्टिकल सीखने को मिले और इस एक क्वेश्चन के जरिए आपने 3-4 क्वेश्चन फिर से प्रिपेयर कर लिए। आर्टिकल 14 से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिकल 15 से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 से रिलेटेड क्वेश्चन। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। भाई अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए कि उसके बाद आप एलिजिबल हैं राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। ऑप्शन है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
30 ईयर्स। अगर आप राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं, एक राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, उस कंडीशन में जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा वो ये है कि आपकी उम्र, आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तो अगर आप 30 प्लस हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। ओ माय गॉड, दिस वन इज लिटरली इजी एंड माय फेवरेट वन एज वेल, क्योंकि ये हमें एजुकेशन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए, आपसे पूछा है कि भाई ये जो आपको 4 आर्टिकल्स दिए हैं, आप हमें बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि आपको एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है आर्टिकल 19। तो क्या आपको लगता है आर्टिकल 19 हमें राइट टू एजुकेशन देता है? जी नहीं। देन है हमारा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 40। अब अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे ना, तो जो आर्टिकल 19 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि 6 तरीके की फ्रीडम यानी कि आज़ादी प्रदान करता है, लेकिन यहाँ तो राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल 19 तो नहीं आएगा। देन आर्टिकल 32 के बारे में भी हमने बात करी। जो आर्टिकल 32 है हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है। हार्ट एंड सोल क्यों है? क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रदान करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में, कि भाई यदि किसी भी तरीके से आपका या मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस कंडीशन में आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे इस चीज़ की शिकायत लगाने के लिए। अब बचते हैं आर्टिकल 21A और आर्टिकल 40। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21A है, ये हमें राइट टू एजुकेशन प्रदान करता है कि भाई हमारे देश के नागरिक के पास ये अधिकार है कि उन्हें एजुकेशन यानी कि शिक्षा मिलनी चाहिए। देन इसके बाद आर्टिकल 19 जो है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करता है। अभी तक हम 3 से 4 बार तो इस चीज़ को डिस्कस कर ही चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आर्टिकल 19 तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा इस चीज़ में। देन आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। ये आर्टिकल भी काफ़ी आसान है, हार्ट एंड सोल बोला गया है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 40 हमें ग्राम सभा के बारे में बताता है कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में ग्राम सभा का फॉर्मेशन होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई हमारे देश में किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि संविधान को अमेंड कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, बताइए आप ज़रा मुझे क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स मुझे ही बताना है। पहले ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट, दूसरा है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसके बाद चौथा है प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे प्रधानमंत्री। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो हमारे संविधान में जो बदलावों की ज़रूरत है समय के साथ, या फिर किसी बदलाव की बहुत ज़्यादा नीड है, या फिर लगता है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न है जिसकी अब ज़रूरत हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो नई क्लॉज, नए प्रोविजंस हमारे संविधान में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ पुराने ऐसे प्रोविजंस, पुराने ऐसे क्लॉज जिनकी ज़रूरत हमें प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी में नहीं है, वो उन चीज़ों को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। और यदि मैं बात करूँ पार्लियामेंट किस चीज़ को बोलते हैं, भाई पार्लियामेंट आखिर है क्या? तो पार्लियामेंट में हमें 3 बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन लोकसभा, देन राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये तीनों ही अथॉरिटीज़ जो होती हैं, ये तीनों ही लोग मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि बदलाव लेकर आते हैं समय समय पर, जो कि हमारे संविधान और हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। देन हमारा 18 क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे ये क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो अभी तक तो आपने आंसर निकाल ही लिया होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम नंबर्स होते हैं 250, जिसमें से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 238। तो बचे कितने? 12, राइट। आपने बिल्कुल सही सोचा। देखिए, दरअसल राज्यसभा की जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती हैं 250
एंड उन 250 सीट्स का भी अलोकेशन किया जाता है, डिवीजन किया जाता है दो पार्ट्स में। एक तरीके की सीट्स होती है इलेक्टेड मेंबर्स की, देन होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 238, यानी कि जिनको सीट्स मिलने वाली है इलेक्शन के बेसिस पे। फिर दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिनको कि राष्ट्रपति नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा की सीट्स के लिए। अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये होते हैं 12, यानी कि 12। और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। राज्यसभा में मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। 30 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं? इनकी एक्सपर्टीज़ के लिए। अलग अलग फील्ड के ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई लिटरेचर की फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई साइंस या फिर आर्ट की फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, किसी न किसी प्रकार की सोशल सर्विसेज में जो बोलना चाहिए एक्सपर्टीज़ करी होती है। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को लिया जाता है, चुना जाता है, एंड देन उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप प्रदान की जाती है, ताकि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ना, अभी हमने बात करी कि पार्लियामेंट जो है हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, बदलाव लेकर आता है, तो और अच्छे और बेहतर बदलाव आ सके और प्रगति की ओर हमारा देश जा सके। इसीलिए इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है ताकि ये अपना कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे पार्लियामेंट को दे सके। अपनी अपनी फील्ड का जो इनका नॉलेज है, इससे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में और भी जो एवरीडे बेसिस के काम होते हैं पार्लियामेंट में, उसे ये लोग अपने कामों में इस्तेमाल कर सकें। देन हमारा जो क्वेश्चन 19 है ये हमसे पूछता है, विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। भाई हमारे संविधान का ऐसा कौन सा स्केड्यूल है जो कि ट्राइबल एरियाज के बारे में हमें बताता है, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस के बारे में हमें बताता है। आई गेस इसका आंसर मैंने पहले बता दिया था, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों बता दिया, पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर होगा 6th स्केड्यूल। अब हमारे संविधान का जो 6th स्केड्यूल है ना, ये हमें ट्राइबल एरियाज के कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के बारे में बताता है कि भाई जो ट्राइबल एरियाज हैं हमारे देश के, वो किस तरीके से कार्य करने वाले हैं। बेसिकली जो 5th स्केड्यूल होता है वो स्केड्यूल एरियाज के बारे में बताता है, और जो 6th स्केड्यूल होता है वो ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है। अब दोनों के बीच में ना कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई स्केड्यूल एरिया क्या है, ट्राइबल एरियाज क्या है। तो चलिए आज मैं आपको ब्रीफ में और काफ़ी शॉर्ट में समझा देती हूँ। जो हमारे स्केड्यूल एरियाज होंगे ना, ये आपको सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा गुजरात हो गया और हमारा इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। इस तरीके के आपके जो एरियाज़ होंगे यहाँ पे आपको स्केड्यूल एरियाज़ देखने को मिलेंगे। और वहीं आपके जो ट्राइबल एरियाज़ होंगे ना, वो ट्राइबल एरियाज़ आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। इन एरियाज़ में आपको हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्केड्यूल एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पे हम उन लोगों का जो कल्चर होता है, जो आर्ट होता है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली ट्राइब्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। वहीं जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ होंगे वहाँ पे उनका जो लोकल एरिया होता है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ट्राइब्स के हाथ में दे दी जाती है कि भाई आप ही अपने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं, आप ही अपने यहाँ की सारी चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 5th स्केड्यूल है ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के एरियाज़ की बात करता है, जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, गुजरात हुआ, और भी कई सारे राज्य हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वहीं जो हमारा 6th स्केड्यूल है जो कि हमारा ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, वो यहाँ पे मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही कवर करता है। सारी ही स्टेट्स, सारे ही राज्य हमें यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के देखने को मिलेंगे, जैसे मणिपुर, मिज़ोरम, असम, मेघालय, इस तरीके के। और दोनों के बीच में एक और मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनके इंटरेस्ट को, उनकी चीज़ों को, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। और वहीं यहाँ पे दूसरी ओर 6th स्केड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ में उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई अपने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस तुम खुद देखिए, आप खुद संभालिए, आपको किस तरीके से कार्य करने हैं, आपको किस तरीके से गवर्नेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करना है। देन 7th स्केड्यूल क्या बताता है? 7th स्केड्यूल जो है हमारा डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से पावर रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीज़ों को लेके कार्य करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट किन चीज़ों को लेके कार्य करेंगे, यहाँ पे इन चीज़ों का डिवीजन देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे हमें 3 प्रकार की लिस्ट 7th स्केड्यूल में देखने को मिलती है। कौन सी 3 लिस्ट? सबसे पहली हो जाती है हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी हो जाती है स्टेट लिस्ट, तीसरी हो जाती है कंकरेंट लिस्ट।
अब ये यूनियन, स्टेट और कंकरेंट क्या है, चलिए शॉर्ट में इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। तो जो यूनियन लिस्ट है ना, इसमें उन कार्यों की सूची दी होती है, उन कार्यों की लिस्ट दी होती है जो कि यूनियन गवर्नमेंट करने वाली है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यहाँ पे वो लिस्ट होती है जहाँ पे उन कार्यों की लिस्ट यानी कि सूची दी जाती है जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट कार्य करने वाली है। तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। अब जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है ना, इसमें वो कार्य लिखे होते हैं, वो वर्क लिखे होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर कार्य करने वाली होती है। देन इसके बाद हमारा जो 7th शेड्यूल है, इसमें यही तीनों लिस्ट आपको प्रदान होती है, यही तीनों लिस्ट के बारे में आपको समझने और पढ़ने को मिलता है। फिर आता है हमारा 8th शेड्यूल जो कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है कि भाई हमारे देश में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको भाषाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें अपने 8th शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। यहाँ से भी आपसे एक सवाल आ सकता है कि भाई हमारे देश का जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें बताई गई है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन लिखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 22। हमारे देश का जो 8th शेड्यूल है हमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से भी आपने 3-4 नए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। पहला तो 6th शेड्यूल कर लिया, 5th शेड्यूल में क्या होता है ये बातें हमने समझी, ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं इन दोनों बातों को हमने समझा। देन 7th शेड्यूल में जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें कितनी प्रकार की लिस्ट देखने को मिलती है, 3 प्रकार की, इस चीज़ को हमने समझा। देन आफ्टर दैट 8th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, उसमें हमने कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होती हैं उन्हें समझा। बेसिकली इस एक क्वेश्चन के द्वारा अगर आप देखें तो आपने 4 से 5 नए क्वेश्चन जो हैं अपने फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपने सिंपल सा एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके फ्यूचर में आने वाले 4-5 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। देन नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आपको पता हो कि हमारा जो संविधान है इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। बैग ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है मांगे का भत्ता, यानी कि हमारे देश में जितने भी आपको प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें हमने दूसरे देशों से, दूसरी कंट्रीज से अडॉप्ट किया है। तो हमारे देश में कंसेप्ट देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने कौन से देश से लिया था, कौन से देश से इसे अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शंस है USA, आयरलैंड, UK या फिर कनाडा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था। लेकिन जो USA, UK और कनाडा है, इन देशों से भी तो हमने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है ना। चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपसे किसी और चीज़ को लेके क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ को भी आंसर कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन था USA से हमने क्या अडॉप्ट किया है, फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हें हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। देन यहाँ पे हमारा दूसरा है यूनाइटेड किंगडम। UK से हमने क्या अडॉप्ट किया है, पहली बात तो हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसे हमने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। दूसरा कंसेप्ट जो हमने UK से अडॉप्ट किया है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से यानी कि UK से अडॉप्ट की हैं। इसके बाद कनाडा से क्या अडॉप्ट किया है, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए समझते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का साफ शब्दों में यदि मैं आपको मतलब बताऊं तो वो होता है डिवीजन ऑफ पावर। मतलब जो हमारे देश की पावर है, शक्तियां हैं, उनका हम डिवीजन यानी विभाजन करने वाले हैं। किस प्रकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करेंगे ताकि हमारे देश की यूनिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में DPSP के नाम से जानते हैं, उन्हें हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो हमारे देश का पार्लियामेंट आपको देखने को मिलता है वो, और साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप।
अब उम्मीद करती हूँ सिंगल सिटीजनशिप का मतलब आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताना चाहूँगी क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इसका मतलब ना पता हो। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एवरीवन कि यदि आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और यदि मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे देश, किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया है, उस कंडीशन में आप इंडियन सिटीजन नहीं बचेंगे। आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं अभी फ़िलहाल में इंडियन सिटीज़न हूँ और मैं हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन फ्यूचर में कभी किसी भी कारण की वजह से, किसी भी पॉसिबल रीज़न की वजह से मैंने जापान या फिर चाइना की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस कंडीशन में मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप होगी ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी, फिर मैं इंडिया की नागरिक नहीं बचूंगी। तो यही होता है सिंगल सिटीजनशिप की भाई आप एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के नागरिक रहने वाले हैं। यदि आप किसी और देश की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को एक्सेप्ट करते हैं तो आप इंडिया के नागरिक नहीं बचेंगे। यही होता है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि यूके से। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप, फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल आ सकते थे वो सारे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर फ्यूचर में आपके एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देन यहाँ पे आपसे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई हमारे जो लोकसभा है उसकी आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ हमारी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 550, यानी कि हमारी लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कितनी होने वाली है? 550 होने वाली है। पर यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन मेजरली निकल के आता है स्टूडेंट्स के बीच में वो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जो लोकसभा है उसकी मैक्सिमम सीट्स 552 है, जो कि पहले करेक्ट हुआ भी करता था, लेकिन 104 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, एक मिनट गिव मी अ सेकंड प्लीज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एवरीवन। यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि पहले के टाइम पे, मतलब नॉट ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2020 के पहले हमारे लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स होती थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन स्ट्रेंथ होती थी, वो हमें 552 देखने को मिलती थी। लेकिन 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि था 104 CAA, जिसने हमारा जो लोकसभा था ना वहाँ से 2 सीट्स को हटा दिया। 2 सीट्स जो थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की हमें देखने को मिलती थी, जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 2020 में इन 2 सीट्स को हमारे लोकसभा से हटा दिया गया, जिसके बाद से हमारे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हमें 550 देखने को मिलती है। अर्लियर इट वाज 552, तो कई लोगों को आज भी ये मिसकंसेप्शन रहता है कि आज भी हमारे लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो 552 ही है। लेकिन आज अगर आप 2025 के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 550। तो एट प्रेजेंट में मैक्सिमम सीट्स है कितनी? 550, बट पहले होती थी 552। तो आप इन दोनों ही चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। 2020 के पहले 552 होती थी, लेकिन प्रेजेंट डे सिनेरियो में आपकी 550 देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस चीज़ को लेकर मिसकंसेप्शन हो तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए, और एग्जामिनेशन में इस 550 यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में आपको 552 ऑप्शन भी दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस चीज़ को चेक करने के लिए। तो प्लीज़ आप इस बात को याद रखिएगा कि हमारी लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स हैं एट प्रेजेंट में वो 550 है, ना कि 552। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं? भाई तो इसका आंसर होने वाला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमारे संविधान का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहा, ये इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। जो हमारी प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी सरकार में ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था हमारे देश में 1976 में इंट्रोड्यूस कराया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे देश के संविधान में बहुत सारे बदलाव लाए, बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आए, जिसके कारण लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे संविधान को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया था, काफ़ी हद तक चेंज करके रख दिया था।
तो इस कारण यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाने लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्टोरी है आपको समझ में आई होगी कि भाई सिर्फ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव लाए गए थे। इतने बदलाव किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक साथ हमें आज तक देखने को नहीं मिले। एक साथ इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। अब वो बदलाव, वो चेंजेस क्या थे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें काम की नहीं है। काम का है तो वो ये है कि ऐसा कौन सा CAA था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर विच आर्टिकल। भाई ग्राम सभा का कंपोजिशन जो है, इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है? इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें ग्राम सभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे आर्टिकल 40 जो है हमारा ग्राम सभा के बारे में हमें बताता है कि भाई हमारे देश में जो ग्राम सभा है उसका फॉर्मेशन होने वाला है किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 40 के अंदर। ये देखिए यहाँ पे हमने आर्टिकल 40 को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन था आर्टिकल 40 वाला कि भाई ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें ग्राम सभा के फॉर्मेशन के बारे में बताता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी आसान रह गया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये सवाल तो बहुत आसान है, क्योंकि ये सवाल का जो जवाब है ना, ये तो स्कूल के बच्चे भी दे सकते हैं। काफ़ी आसान सवाल आ चुका है यहाँ पे आपके लिए। देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी रिसेंटली उनकी जयंती भी हमने सेलिब्रेट करी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो BR अम्बेडकर सर हैं, उन्हें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सवाल जो है ये तो काफ़ी आसान हो गया भाई, इसे तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। आप बहुत लकी होंगे अगर आपके एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके के इजी सवाल आप देखने को मिल जाते हैं। तो हालांकि NTPC के बारे में यदि मैं बात करूँ, NTPC में पॉलिटी के कंटेक्स्ट में काफ़ी ही आसान सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे तो फिर भी थोड़े बहुत क्रिटिकल हो गए, हालांकि क्योंकि हम लेके चलते हैं, इस चीज़ को मान के चलते हैं कि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ही आएगा। इसीलिए हम जो है इतने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और विश्वास कीजिए, अगर पूरे ही जो क्लासेस हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली और PYQs वाली अगर आपने अटेम्प्ट करी, सारी ही क्लासेस को अच्छे से गो थ्रू किया, तो पॉलिटी के लिए आपको कोई और दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन से ही, इन क्लासेस के थ्रू ही आप पॉलिटी का पूरा सेक्शन जो है काफ़ी आसानी से कवर कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी जो है आपका, पॉलिटी का जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पोर्शन है NTPC के कंटेक्स्ट में, उसे आप बिना किसी मेहनत के काफ़ी आसानी से प्रिपेयर कर ले, सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर ले, तो आपको ये क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि इन क्लासेस में आप काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ हमने देखा कैसे हमने 3-4 क्वेश्चंस को साथ में प्रिपेयर कर लिया। कहने को तो ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी आज की क्लास हमारी, पर इसके बाद भी हमने आराम से 30 to 35 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया और फ्यूचर में आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया। अगर आपसे उन चीज़ों को लेके क्वेश्चन आते हैं तो अब आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन चीज़ों को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। और आज का हमारा जो क्लास का लास्ट सवाल है वो ये है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज यानी कि जो कम से कम उम्र है वो क्या होनी चाहिए? तो भाई यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा वो होने वाला है 25 ईयर्स। यानी कि आप यदि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम 25 साल यानी कि 25 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। तो ये जो सवाल था ये काफ़ी ही इजी सवाल हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। कई बार लोग 30, 35 और 25 में कंफ्यूज हो जाते हैं। 25 प्रधानमंत्री के लिए, 30 जो है हमारा यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर के लिए, 35 ईयर्स जो है हमारा राष्ट्रपति के लिए। तो ये तीनों ही उम्र में लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इन तीनों ही एजेस में। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। PM और जो है हमारे, और जो राष्ट्रपति हैं और जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, इन तीनों की एज जो है अलग अलग डिसाइड की गई है। तो आपको ये एज अच्छे से याद होनी चाहिए। गिव मी अ सेकंड प्लीज़।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे देश में आपकी मिनिमम एज यानी कि कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस किए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ये बातें डिस्कस करी। अब ये 25 क्वेश्चन के बाद एक सवाल अब मेरा आपसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस सवाल का जवाब, जो कि है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू पार्डन आर डेथ सेंटेंस। भाई हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72, जिसके द्वारा इनमें से एक अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि भाई आप डेथ सेंटेंस यानी कि जो मृत्यु दंड है उसे माफ़ करवा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताने वाले हैं कि भाई ऐसा कौन से इसमें से पर्सनालिटी है जिनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी इंसान का डेथ सेंटेंस यानी कि जो मृत्यु दंड है उसे माफ़ करवा सकते हैं। सबसे पहला है मेंबर ऑफ राज्यसभा, फिर है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब किसी भी राज्य के गवर्नर, फिर है आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उसके बाद है डी यानी कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि भाई इनमें से ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिनके पास ये अधिकार है कि भाई आप हमारे देश में यदि किसी इंसान को डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसकी उस सज़ा को माफ़ करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एंड अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे अपने आंसर ज़रूर बताइए। आई रियली वांट टू नो कि आपको इस सवाल का आंसर पता है या नहीं। एंड अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आपको लगा कि इससे आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली हैं, तो आप प्लीज़ इस क्लास को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि आने वाले NTPC एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस क्लास में हमने जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आने वाली क्लासेस में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ PYQs भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और पॉलिटी के सेक्शन के लिए आपको कोई और बुक, कोई और रिफ्रेशर या फिर कोई और मीडियम जो है उसे गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इस क्लास में PYQs को सॉल्व कीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उससे ही आप पॉलिटी का जो सेक्शन है अपना NTPC के कंटेक्स्ट में उसे बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे, बहुत आसानी से जो है समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही, आपको इससे कुछ नई बातें सीखने को मिली। साथ ही साथ हमने कुछ नहीं तो 30 और 35 प्लस क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास में सॉल्व किए। कहने को तो ये एक 25 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, लेकिन हमने एक क्वेश्चन को ही यूज़ करके 3-4 नए क्वेश्चंस बनाए और उन 3-4 क्वेश्चंस को एक साथ में प्रिपेयर किया। कि लेट मी शो यू द एग्जांपल। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आज की क्लास में हमने एक क्वेश्चन को ही टारगेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, जो कि था कंसेप्ट ऑफ DPSP वाला, कि भाई हमने कौन से देश से DPSP जो थे उसके कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे आंसर तो था आयरलैंड, लेकिन इसके बाद जो 3 ऑप्शंस थे ना, USA, UK और कनाडा, इनसे भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। कल को कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया, कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे हमने USA यानी कि फंडामेंटल राइट का भी प्रिपेयर कर लिया। फिर आपसे कल को ये सवाल भी हो सकता है कि हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है उसे हमने कौन से देश से, कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर भी UK प्रिपेयर कर लिया। देन इसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर का भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है, वो डिवीजन ऑफ पावर हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको कनाडा देखने को मिला। तो बेसिकली ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज देखे हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन को टारगेट करके बहुत सारे नए क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, नए क्वेश्चंस को बनाया। जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है हमारे संविधान का जो कि ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है। तो इस एक क्वेश्चन से ट्राइबल एरियाज के बारे में तो हमने समझा ही कि कौन सा आर्टिकल जो कि ट्राइबल एरियाज की कौन सा शेड्यूल जो कि ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। तो आंसर था 6th शेड्यूल। साथ ही साथ 5th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल में क्या है और 8th शेड्यूल में क्या बातें कही गई हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो फ्यूचर में अब यहाँ पे हमारा 5th से लेके 6th, 7th, 8th शेड्यूल तक अगर कोई बातें आती हैं तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये सारी चीज़ें हमने तो पढ़ी हुई हैं, हमने तो गो थ्रू किया है इन चीज़ों को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे भले ही आपको 25 प्लस PYQs या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की चीज़ें देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा भी
हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को समझा, चूँकि हम चल रहे हैं सफलता एक्सप्रेस में, और सफलता एक्सप्रेस जो है हमें पहुंचाने वाली है हमारी नई मंजिल, जो कि है रेलवे जॉब। आपकी ड्रीम रेलवे जॉब जो होने वाली है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप इस सफलता एक्सप्रेस के सफ़र में मेरे साथ गो थ्रू करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो जो पॉलिटी का सेक्शन है उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाऊँ, और इस सफलता एक्सप्रेस में हम फन तरीके से पॉलिटी को काफ़ी आसान तरीके से लर्न करें, समझें, ताकि जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और बाकी सेक्शंस पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएँ। हालांकि पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें अगर आप इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, इन नोट्स को गो थ्रू, स्पेशली इन MCQs को गो थ्रू करेंगे, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, और जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा ना, वो होगा आपकी ड्रीम रेलवे जॉब। मैं उम्मीद करती हूँ, आप सभी को गुड लक विश करती हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और अपनी जो ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, उस चीज़ को अचीव भी करें, और आप ज़रूर करेंगे, मुझे पता है ये बात। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, आपको चीज़ें समझ आई, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को और गो थ्रू कर सकें, और इंडियन पॉलिटी के जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जो आने वाले MCQs है, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेड PYQs भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्लास को मिस ना कर सकें, इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। और लास्ट में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई रियली होप यू एंजॉयड द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है, तो पढ़ने के साथ साथ आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना होता है, जो कि मैं हमेशा अपनी क्लास के एंडिंग में बोलती हूँ, दैट यू शुड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर आप खुश रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। सो आई रियली होप दैट यू गाइस enjoyed watching the video. Yes, so that's all for today's video. Thanks for watching the video. Thank you everyone.